हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज़ और इसमें हमारा चल रहा है सामान्य विज्ञान, जिसमें हम कर रहे हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो गाइस, चैप्टर नंबर 9 चल रहा है यानी कि रोग एवं उपचार, और इसका पार्ट 2 यानी जीवाणु जनित रोग की बात करेंगे हम लोग। तो दोस्तों, ये एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 जैसा कुछ नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, एंड आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देखिए, हमने चैप्टर नंबर 1 से जो है स्टार्ट किया है। अभी हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 9 पे। तो चैप्टर नंबर 9 पे हम हैं, जो कि है जीवाणु जनित रोग। एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, अगर एक में नहीं हुई तो 2 में हो जाएगी। तो गाइस, इसके बाद के भी आप चैप्टर देख सकते हैं कि हमें और क्या क्या पढ़ना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक चीज़ कि अगर आपको मेरी जो चैनल है उसमें कुछ भी पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और बाकी सब्जेक्ट की भी घटना चक्र जो है आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जो है आपको मिल जाएगी, सबकी सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट। चलिए यहाँ पे अब बात करेंगे नोट्स की, फिर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो नोट्स देखते हैं। इसमें लिखा है जीवाणु। जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। तो जीवाणु की अनेक परजीवी जातियाँ जीवधारियों में रोग उत्पत्ति के कारक होते हैं। मतलब इसने कहा भैया, जीवाणु की जो बहुत सारी जातियाँ होती है ना, वो जीवधारियों में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। पौधों के अलावा जीवाणु मानव पशुओं में भी अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। मतलब इससे किस किस को रोग होगा, पौधों को भी होगा और मानव को भी हो सकता है होगा और पशुओं को भी हो जाएगा। प्राणियों में परिसंचरण तंत्र के माध्यम से जीवाणु सरलता से एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंच जाता है। मतलब एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचने के लिए परिसंचरण तंत्र का यूज करता है। जीवाणु सबसे सरल एक कोशिकीय आर्त जीव है। ठीक है, ये सर्वव्यापी जीव है जो जल, थल, वायु, जीवित, मृत जंतुओं और पौधों पर वास करता है। मतलब ये इन सब में वास कर सकता है, इसीलिए इसने बोल दिया सर्वव्यापी। चलिए अब इसने कहा रोगजन्य जीवाणु मानव के लगभग सभी तंत्र को संक्रमित करने में सक्षम होते हैं। कुछ प्रमुख रोग और उसके कारक जीवाणु की बात कर लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा हैजा, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं कॉलेरा। ये किस जीवाणु से होता है? तो ये होता है विब्रियो कोलेरी। दूसरा लिखा है कि प्लेग। प्लेग जो होता है आपका पास्चुरेला पेस्टिस या फिर आपका यर्सीनिया पेस्टिस, इससे होता है। मतलब ये जीवाणु के नाम है। अच्छा, अब बात करते हैं कोड या फिर हम बोलते हैं लेप्रोसी। तो गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप हिंदी नाम तो जरूर याद रखिएगा, साथ साथ इंग्लिश वाले भी याद रखिएगा। कई बार इंग्लिश वाले लिखे आ जाते हिंदी में भी, मतलब हिंदी वाले जो आपका मीडियम होता है ना, उनमें भी आ जाते हैं। तो ये कोड के लिए इसने लिखा है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, लाइक, या फिर हम बोलते हैं माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमटोसिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें लिखा है तपेदिक क्षय रोग, या हम बोलते हैं यक्षमा। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी बोलते हैं ना, जो हम टीबी। ओके, तो ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के द्वारा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और याद रखते चलिएगा। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भैया इन 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 4 रोगों में से कौन सा जो है जीवाणु से होता है। तो याद रखिएगा, ये सारे नाम ऐसे रट लीजिएगा ना कि जीवाणु जनित रोग यही है। चलिए अब इसमें लिखा है निमोनिया। तो इसमें लिखा है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु से होता है। ठीक है, तो गैस उसके बाद है टाइफाइड। टाइफाइड होता है सैल्मोनेला टाइफी से। फिर है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया आपका होता है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से। तो गैस अब ये है ना कि आपको बहुत मतलब इतने इजी नेम नहीं है, लेकिन आपको पढ़ने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, सब आपको पता होना चाहिए किस जीवाणु से होता है। फिर इसमें लिखा है सुजाक या फिर हम बोलते हैं गोनोरिया। तो ये होता है आपका, ये होता है निसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु से। फिर है सिफिलिस। सिफिलिस जो होता है आपका टेप्रोनीमा पैलिडम जीवाणु से। काली खांसी या हम बोलते हैं कुकुर खांसी। ठीक है, तो ये होता है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, या फिर हम बोलते हैं, मतलब ये एक जीवाणु का नाम है, या फिर होता है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस जीवाणु से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है धनुष टंकार, या फिर बोल दीजिए लॉक जो, या बोल दीजिए आप टिटनेस। ये सारा मतलब एक ही नाम, मतलब ये लॉकजो और टिटनेस, और एक है आपका धनुष टंकार।
ठीक है। ये किस जीवाणु से होता है? ये होता है आपका क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने लिखा है यहाँ पे सैल्मोनेला बेसिलाई नामक जीवाणु के कारण भोजन विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग होती है। फूड पॉइजनिंग नाम तो हमें पता है किस वजह से होती है, किस जीवाणु से होते हैं? सैल्मोनेला बेसिलाई से। ये विशेष जीवाणु ग्राम निगेटिव नॉन स्पोर फार्मिंग रॉड के आकार का होता है, जिसके चारों ओर कशाभिका पाई जाती है। ये प्रायः संक्रमित जल और भोज्य पदार्थों के माध्यम से होता है। मतलब अब इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो फूड पॉइजनिंग होती है, संक्रमित जल और भोज्य पदार्थ, संक्रमित यानी कि खराब, संक्रमित जल है, भोज्य पदार्थ, उससे होता है एक चीज़, इसका नाम है सैल्मोनेला बेसिलाई। ठीक है। अब ये किस आकार का होता है ये देख लीजिएगा, हालांकि इतना ही इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। अच्छा, अब बात करते हैं बाटुलिज्म रोग। बाटुलिज्म रोग जो है आपका क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा उत्पन्न विष के कारण होता है। बस इतनी सी बात हो गई। तो नेक्स्ट इसमें है डिप्थीरिया, काली खांसी, कुकुर खांसी, धनुष टंकार टिटेनस, मतलब धनुष टंकार या टेटनस, ठीक है, से बचाव हेतु नवजात शिशु को जो है आपका डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। अब एक चीज़ और, डीपीटी वैक्सीन किस किस मतलब रोग के लिए दिया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अभी आगे आएगा, हम पढ़ लेंगे। तो फिलहाल यही है, ये डीपीटी वैक्सीन ये लिख रखा है यहाँ पे। डिप्थीरिया, काली खांसी, कुकुर खांसी, धनुष टंकार यानी कि टिटनेस, इन सब के लिए डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया कि डीपीटी वैक्सीन किस किस के लिए दिया जाता है। तो ध्यान है कि उक्त तीनों रोग जीवाणुजन्य है, जो कि क्रमशः कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी और हीमोफिलस पर्ट्यूसिस और तथा क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा होता है। मतलब ये जीवाणु के नाम लिख दिए और इसकी वैक्सीन लिख दिया है डीपीटी वैक्सीन। अच्छा, एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग जीवाणुजन्य रोग के उपचार में किया जाता है। मतलब हमने ये विषाणुजन्य में भी देखा था कि जो अगर आप वायरस से प्रभावित है तो उसमें क्या बोलते हैं, ये एंटीबायोटिक दवा का यूज़ नहीं कर सकते आप, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है आपको अगर रोग, तो आप एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा है, इसे पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवकों से प्राप्त किया जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ लिखा है जीवाणु द्वारा होने वाली जो बीमारी है उसके उपचार हेतु सल्फा दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए कौन से दवा का यूज़ करते हैं, सल्फा दवा, अगर आपको जीवाणु द्वारा रोग हुआ है तो। ये संश्लिष्ट दवाओं का एक समूह है। इसके अंतर्गत सल्फोनामाइड, सल्फामेराजाइन, सल्फाडाइजिन इत्यादि आते हैं। तो सल्फा दवाई में 3 नाम याद रख लीजिएगा आप, कौन कौन सी हैं, सल्फोनामाइड, सल्फामेराजाइन और सल्फाडाइजिन। ठीक है, ये हो गया। सर्वप्रथम सल्फा ड्रग प्रोंटोसिल की खोज वर्ष 1932 में हुई और प्रोंटोसिल, सिबाजोल आदि सल्फोनामाइड दवाओं के प्रकार हैं। तो गाइस ये जो खतरनाक बात हो गई, ये मैं आइडिया लगा सकती हूँ कि ये शायद आईएएस का होगा। इतना टफ या अजीब सा क्वेश्चन जो है पीसीएस लेवल का नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसी औषधि का समूह है जो जीवाणुजन्य विभिन्न प्रकार के रोगों के प्रति क्या होती है, प्रभावी। तो वही जीवाणु से हुआ है रोग, तो क्या यूज़ कर रहे हैं आप, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के विपरीत। देखिए ब्रॉड क्या होता है, मतलब मैं सिंपल मीनिंग बता देती हूँ। ब्रॉड एंड नैरो, नैरो मतलब संकरा, मतलब छोटा पतला सा, ब्रॉड मतलब विस्तृत बड़ा सा, मतलब ये आपका नैरो हो गया, ये आपका अच्छा खासा एरिया ले रहा है, ब्रॉड है, बड़ा है। ठीक है, तो इसने कहा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के विपरीत ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी होती है। मतलब इसने कहानी ये बोली कि जो आप अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम ले और एक हो गया नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो इसने कहा ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो होता है ना, वो नैरो की तुलना में, मतलब नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के विपरीत
ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जो जीवाणु होते हैं उसके विरुद्ध प्रभावी होती है। कौन सी वाली? ये वाली। अच्छा, इसमें लिखा है क्लोरिम फेनिकॉल, जिससे क्लोरोनाइट्रोमाइसिन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है? एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। चलो, कहानी हो गई यहाँ पे ख़त्म। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं फटाफट। तो लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। ठीक है, तो मानव शरीर में फीमर सबसे लंबी अस्थि होती है। देखिए, क्वेश्चन ही अलग हो गया, मतलब ये जो है चैप्टर से तो रिलेटेड है ही नहीं। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है, हमने अभी पढ़ा। फिर इसमें एथलीट फुट रोग जो है विषाणु के कारण होता है। चलिए, तो देखिए दूसरा तो सही है, दूसरा तो सही है, दूसरा तो सही है, दूसरा तो सही है। ठीक है, अब एथलीट फिट की अगर बात करें तो गैस ये जो है ना, ये हमें बताना है कि कौन सा नीचे दिए गए चयन की कूट कीजिए। आपको बताना है कौन सा सही है शायद। हाँ, तो कौन सा सही है बताना है। तो एथलीट फुट जो है विषाणु के कारण नहीं होता, ये गलत हो गया। मतलब तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, तीसरा गलत है। तो हमारा आंसर वेरी सिंपल पता चल गया। मानव शरीर में जो है फीमर सबसे लंबी अस्थि होती है, सब जानते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे होती है? ये आपके पैरों में जांघों वाली जो हड्डी होती है ना, वो वाली होती है। चलो, तो आंसर है 1 और 2 सही है, बाकी गलत। व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है कि जो फीमर है सबसे लंबी अस्थि होती है, बिल्कुल सही है। आपका हैजा रोग जो है आपका, और विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। फिर एथलीट फुट रोग जो है आपका कवक से होता है, ना कि विषाणु से होता है। तो हमारा ये वाला गलत था। ठीक है, तो कवक कौन सा? ट्राइकोफाइटोन नामक कवक के द्वारा होता है एथलीट फुट। ठीक है, ये एक क्या है आपका? संक्रामक रोग है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भोजन विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग का कारण होता है। अभी हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा? हमने देखा था सैल्मोनेला बेसिलाई, जीवाणु का नाम है ये, मतलब बैक्टीरिया से। तो सैल्मोनेला बेसिलाई नामक जीवाणु के कारण क्या होता है? फूड पॉइजनिंग होती है। और ये क्या होता है? विशेष जीवाणु जो है ग्राम नेगेटिव और नॉन स्पोर फार्मिंग रॉड के आकार का होता है। और ये मतलब जिसके चारों ओर क्या होता है आपका? कशाभिका पाई जाती है। भोजन का विषाक्त होना यानी कि बाटुलिज्म किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? तो क्या अभी हमने पढ़ा? इसमें लिखा है क्लॉस्ट्रीडियम, तो इसमें लिखा है कुछ भी नहीं लिखा है। तो इसमें लिखा है बाटुलिज्म रोग क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न भोजन विषाक्तता के कारण होता है। फिर बाटुलिज्म फिर से आ गया, तो इसमें लिखा है भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। बाटुलिज्म मतलब ये क्या है? क्वेश्चन हो गया रिपीट, ऊपर थी व्याख्या। तो डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों में होता है? हमने कहा था याद रखिएगा, तीन नाम बताए थे मैंने, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस। ये हो गया आपका आंसर। चलिए, तो इसने लिखा है रोहिणी या फिर डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस, या फिर हम टिटनेस को ही बोलते हैं धनुष टंकार से बचाव हेतु नवजात शिशु को हम क्या करते हैं? डीपीटी की वैक्सीन लगाते हैं। और इन तीनों रोग, ये जो तीनों रोग है वो जीवाणुजन्य है। अच्छा, किन किन बैक्टीरिया से ही होता है? मतलब अगर बात करें डिप्थीरिया किससे होता है, तो ये हो गया आपका कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। ठीक है, डिप्थीरिया हो गया। फिर काली खांसी की बात करें तो हीमोफिल्स पर्ट्यूसिस से होता है। और टेटनेस की बात कर ले तो आपका क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी से होता है, मतलब ये जीवाणु के नाम है। चलो, अब इसने कहा डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से, तो गैस ये हो गया क्वेश्चन, रिपीट आप पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर लिखा है तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए। तो रोहिणी का अभी हमने पढ़ा था डिप्थीरिया। फिर कुकुर काली खांसी, या फिर हम बोलते हैं कुकुर खांसी भी, और टिटनेस। तो ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। डीपीटी का टीका तो गैस ये भी रिपीट हो गया, आप बताइएगा आंसर। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें। फिर इसमें फिर ये डीपीटी कहानी है क्या? हाँ, तो अब इसमें हमें क्या नया मिल गया गैस? है तो वही कहानी, यानी कि ये हम 4 बार पढ़ के आ गए। चलिए, डीपीटी की फुल फॉर्म देख लीजिए। ये है आपका ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, डीपीटी। चलिए, इसमें ये चीज़ आपको नहीं मिली है, बाकी कुछ भी इसमें नया नहीं है। चलिए गाइस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। लिखा है भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? तो हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा। चलो, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पहले व्याख्या देखते हैं फिर। अच्छा, पढ़ लेते हैं, पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका है ये वैक्सीन, फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें लिखा है ये वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही
तानी का देखिए क्वेश्चन देख के लग रहा है कि ये क्वेश्चन है IAS का। PCS लेवल ही होता ही नहीं है, जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए ना गाइस, समझ लीजिए वो IAS का क्वेश्चन है। चलिए, इसमें लिखा है ये वैक्सीन जो है आपका निमोनिया साथ ही तानिकाशोथ सेप्सिन के विरुद्ध प्रभावी है। तो ये मैं रीड कर दे रही है, पढ़िए तो पढ़िए, नहीं पढ़िए तो आगे भाग जाइए। अब लिखा है उन प्रतिजीवियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। ठीक है, तो तीसरा लिखा है इन वैक्सीन के कोई गौड़ प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट नहीं है, और ना ही ये वैक्सीन कोई प्रत्युर्जता, मतलब खतरनाक हिंदी लिखी है, प्रत्युर्जता संबंधी अभिक्रियाएं करती हैं। ठीक है, चलिए इसमें आंसर है 1 और 2, तीसरा गलत है, बाकी सही है। हाँ, चलिए अब इसमें देखिए पढ़ लेते हैं और आप समझिएगा खुद से। इसमें लगा भारत सही अधिकांश देशों में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन या फिर हम बोल सकते हैं PCV 13 के प्रकार के न्यूमोकोकस जीवाणु से उत्पन्न विभिन्न बीमारियों में प्रभावी है, जिसमें न्यूमोनिया हो गया आपका, तानिकाशोथ, ठीक है, तानिकाशोथ हो गया, मेनिनजाइटिस हो गया आपका, मतलब ये जो है ना मेनिनजाइटिस और तानिकाशोथ, ठीक है, एक ही बात है। फिर लिखा है सेप्सिन शामिल है। ठीक है, 2010 से जो है आपका PCV 7 के स्थान पे क्या आ गया, PCV 13 का उपयोग हो रहा है, और इस उपयोग से क्या हो गया, प्रतिजैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। ठीक है, तो इन वैक्सीन से जो है साइड इफेक्ट या एलर्जी की भी संभावना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसमें लिखा है निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाई किसके लिए कारगर है। तो सल्फा दवाई अभी हम पढ़ के आ रहे हैं जीवाणु वाले चैप्टर में ही, तो जीवाणु के लिए होगी। तो इसमें लिखा है जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए जो है सल्फा दवाई का प्रयोग होता है। ये क्या है, संश्लिष्ट जो है आपकी दवाओं का एक समूह है। अच्छा, इसमें क्या क्या नाम हमने पढ़ते हैं, सल्फोनामाइड, फिर है सल्फामेराजाइन, और यहाँ पे हो सल्फाडाइजिन। ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें लिखा है प्रोंटोसिल हो गया, सीबाजोल हो गया, आदि क्या है, सल्फोनामाइड दवाओं के प्रकार हैं। यानी सल्फोनामाइड के प्रकार देखिए क्या है आपका, प्रोंटोसिल हो गया आपका, सीबाजोल हो गया। सर्वप्रथम सल्फा ड्रग प्रोंटोसिल की खोज जो है 1932 को हुई। यानी जो प्रोंटोसिल है इसकी खोज कब हुई, सबसे पहले हुई 1932 में, सल्फा दवाई में ये आई सबसे पहले। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है। तो वेरी सिंपल, अभी हम पढ़ के आगे, सीबाजोल लिखा है। ठीक है, तो सीबाजोल लिखा है, सीबाजोल। ठीक है, तो लिखा निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। ओके, तो भैया इसमें तो है ई, मतलब उपरोक्त विकल्प में पेंसिलिन और क्या है, सल्फाडायोजीन एंटीबायोटिक है। यानी कि ए और डी दोनों ही एंटीबायोटिक है। तो मतलब आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, यहाँ पे 2 हो गया तो एक से अधिक। ठीक है, BPSC का क्वेश्चन है। एंटीबायोटिक का उपयोग जो है बैक्टीरिया जनित रोग के उपचार के लिए किया जाता है। वेरी सिंपल। अब चलिए, निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा या कुष्ठ रोग, मतलब यक्ष्मा और कुष्ठ रोग दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। चलिए, तो आंसर है आपका एमिनो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन ही अलग खतरनाक हो गया। P एमिनो सैलिसिलिक एसिड नामक प्रति सूक्ष्म जीवी औषधि जो है TB यानी कि यक्ष्मा, TB और कुष्ठ रोग जैसे जीवाणुजन्य रोग की चिकित्सा के लिए उपयोग होती है, यूज़ होती है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण बताइए। तो इसमें देखिए क्या है, एंटीबायोटिक दवा तो पेनिसिलिन हो गया आपका एक, तो फिर है, तो गाइस इसमें तो बस पेनिसिलिन ही है, तो आपका आंसर है डी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें लिखा है एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग जो है जीवाणुजन्य रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, और प्रश्नगत विकल्पों में पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक दवा है। इसे पेंसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने का कारण है। चलो, तो ये तो खतरनाक सा हो गया क्वेश्चन। तो जैसे कि दोस्तों मैं हमेशा कहती हूँ, जो क्वेश्चन समझ में ना आए, पढ़ने में मुश्किल हो, हिंदी खतरनाक हो और बिल्कुल ही अलग ही चल रहा है लीक से, तो IAS का क्वेश्चन होगा। अगर आप PCS के स्टूडेंट हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसके पॉइंट्स पढ़ लीजिए, आप लोग समझ लीजिएगा अगर आप IAS के हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा। चलिए, इसमें पॉइंट 1 लिखा है कुछ व्यक्तियों में अनुवांशिक पूर्ववर्ती
जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन, देखिए कितना खतरनाक है, इसे समझना ही मुश्किल है, का होना। ठीक है, दूसरा हो गया रोग के उपचार के लिए प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक के गलत खुराक लेना। फिर इसमें पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना। कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता होना, खतरनाक। चलो इसका आंसर है गाइस 2 और 3 है, वापस से देख लीजिएगा एक बार क्या है 2 और 3 में क्या लिखा था। देखिए आईएएस 2019 में आया है, ऐसे क्वेश्चन तो आते ही आईएएस में, ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पे टेंशन मत लेना, बस मेरे कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस बता देता है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट क्यों करें, नहीं करिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी ना करके आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के अपना टाइम वेस्ट, अपना दिमाग खराब ना करें। भारत में सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहु औषधि प्रतिरोध यानी कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस उत्पन्न होने के प्रमुख कारण। चलिए, तो इसमें लिखा है सूक्ष्म जैविकों में उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन, जीन हस्तांतरण, प्रतिरोधी जीनों के विकास आदि के माध्यम से होने वाले परिवर्तन। दूसरा हो गया गलत रोग निदान, जिसके कारण रोगी को चिकित्सक कभी कभी अनावश्यक सूक्ष्म जीवरोधी औषधि दे देते हैं। चलिए, रोगी द्वारा उपचार के लिए प्रतिजैविकों का कोर्स पूरा नहीं करना या उनकी गलत खुराक लेना, बगैर डॉक्टर की सलाह, मतलब डॉक्टर की सलाह के दवाई लेना। ठीक है, फिर लिखा है पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का बढ़ता प्रयोग। फिर लिखा है फार्मास्यूटिकल्स उद्योग और अस्पताल के अशोधित कचरे द्वारा पर्यावरणीय संदूषण। चलिए आगे बढ़ाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग कौन सा है? तो गाइस आईएएस का क्वेश्चन आया है 1996, एक जमाने पहले की ये बात है, तो आंसर है आपका टीबी। चलिए, इसलिए लिखा है कि आज भी ऐसा है कि टीबी से मरने वालों की संख्या बहुत है। अब लिए यक्ष्मा यानी कि तपेदिक, या फिर हम इसी को बोलते हैं क्षय रोग। ये क्या है? आपका संक्रामक रोग है, जिसका कारक क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है। इस जीवाणु के नाम याद रखिएगा। इन रोगों में मनुष्य का जो है फेफड़ा प्रभावित हो जाता है। इससे रोगी को क्या होता है? ज्वर यानी कि बुखार, लगातार खांसी आती है, खून के साथ बलगम का आना, सांस फूलना इत्यादि, ये सारी चीज़ें आपको देखिए कि WHO के अनुसार जो है आधुनिक समय में ये रोग सर्वाधिक मनुष्यों में मृत्यु का कारण है। मतलब अगर हम जब देख रहे हैं, एक चीज़ बताती हूँ मैं, कोविड-19 में काफ़ी लोग मरे हैं, ठीक है, एक साल में। लेकिन अगर आप टीबी की बात करें तो इससे भी कई गुना ज़्यादा लोग हर साल मरते हैं, ठीक है, टीबी से। तो भारत में भी इसका प्रकोप जो है काफ़ी अधिक है। ये अनुवांशिक रोग नहीं है, मतलब जैसे माता पिता से बच्चे में जाता है ऐसा ये नहीं है, ठीक है। अब इसमें लगा प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, ठीक है। इसकी पहचान करें तो वेरी सिंपल, क्षय रोग, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टीबी। देखिए 5 लाख लोग सिर्फ भारत में मर रहे हैं, तो सोचिए विश्व में कितने मर रहे हैं। और हम परेशान थे भैया कोविड-19 के चक्कर में, हमने टीबी की कभी बात ही नहीं करी। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन हो गया छुप गया। तो देखिए आंसर है इसका ए, यानी तपेदिक, यानी टीबी से रिलेटेड ही था, तो ये मान के चलिए कि रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। चलिए तपेदिक, ये देखिए ये वाला भी क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है। इसका आंसर है जीवाणु से होता है टीबी। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सही सुलंबित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है? इसने का अनुवांशिक रोग है क्षय रोग, यानी कि टीबी। तो क्षय रोग क्या टीबी क्षय रोग, मतलब सॉरी क्षय रोग, टीबी क्या है? अनुवांशिक रोग है, यानी कि जो मदर फादर से बच्चे में आता है, नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है। तो इसमें लिखा है और बाकी तो खतरनाक है। मानसिक रोग जो है आपका मनोविदलता है, और यहाँ पामा रोग जो है चिंचड़ी, ओके, खतरनाक। ये स्व प्रतिरक्षित रोग जो है आपका संधिवात, संधि शोध, वाओ। तो गाइस बस एक ये समझिए कि ये गलत है। हर एक चीज़ आपको पता होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ इसमें आपको पता थी ना, वो क्वेश्चन में वही पूछा गया है बस, ठीक है। क्षय रोग यानी टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण, तो इसमें लिखा है मेंटॉक्स का परीक्षण होता है टीबी के लिए। चलिए, तपेदिक के संक्रमण के परीक्षण हेतु टीबी रक्त परीक्षण, यानी कि टीबी ब्लड टेस्ट किया जाता है। इसे हम बोलते हैं मेंटॉक्स ट्यूबरक्यूलिन त्वचा परीक्षण कहते हैं, ठीक है। मेंटॉक्स ट्यूबरक्यूलिन त्वचा परीक्षण, चलिए याद रखिएगा, ठीक है। इस परीक्षण में हाथ के निचले हिस्से की त्वचा में ट्यूबरक्यूलिन नामक तरल की अल्प मात्रा क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं, यानी डाल देते हैं। तो इंजेक्शन लगाने की 48 से 72 घंटे बाद क्या होता है? हाथ पर इसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। मतलब 2 दिन 3 दिन बाद आप देखेंगे क्या प्रभाव पड़े। इसमें लिखा है टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना। अच्छा, टिटनेस को और क्या बोलते हैं इसने का? तो क्या बोलते हैं? लॉक्जा बोलते हैं।
देखिए टिटनेस को हम बोलते हैं धनुष टंकार भी बोलते हैं, ठीक है। तो जिसमें क्या है, रोगी का शरीर धनुष की तरह क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, घातक संक्रामक रोग है जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। ये रोग को हम क्या है, लॉक्जा भी बोलते हैं। चलिए, निम्न में से कौन जो है संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए प्लेग जो है संक्रमित मच्छर से नहीं होता, बाकी पीच ज्वर, डेंगू, मलेरिया सब मच्छर से होता है। तो प्लेग एक क्या है, संक्रामक या हम कह सकते हैं संसर्ग रोग है जो कि विशेष जीवाणु यानी कि पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा होता है। अच्छा, इसमें मच्छर का कोई योगदान नहीं है। ये रोग सर्वप्रथम चूहे से हुआ। चूहे के शरीर पर क्या होते हैं, पिस्सू रहते हैं। इनका संदूषित रक्त जो है चूसते हैं, मतलब चूहे का संदूषित खराब जो रक्त होता है ना, यानी संक्रमित रक्त, उसको चूस लेते हैं और प्रायः जो है रोग के जीवाणु पिस्सुओं में पहुंच जाते हैं, ठीक है। वो चूहे का जो है खून चूस लेते हैं, तो जीवाणु क्या है, पिस्सू में पहुंच जाएंगे और पिस्सू के काटने से रोग के जीवाणु जो है शरीर में, मतलब पिस्सू अगर इंसान को काट ले तो ये जीवाणु इंसानों तक पहुंच जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी इसमें योगदान चूहे का तो है ही है, पिस्सू का बहुत बड़ा है। अब लिखा है निम्नलिखित जोड़ों, क्या लिखा है इस निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है, मतलब कौन सा सही है बोल रहा है। तो इसमें निमोनिया फेफड़े से संबंधित है, बिल्कुल सही है। देखिए निमोनिया जो होता है ना, फेफड़ों का रोग है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु सारे याद रखिएगा। इनमें रोगी को ठंड लग कर क्या है, बुखार आता है। अन्य विकल्पों में मोतियाबिंद जो है, अच्छा विकल्प है इसमें भैया, तो इसने कहा मोतियाबिंद है, पीलिया है, मधुमेह, ओके। तो देखिए मोतियाबिंद आँख का और पीलिया यकृत को हिंदी में बोलते हैं, सॉरी यकृत को इंग्लिश में बोलते हैं लिवर। और मधुमेह यानी कि डायबिटिक इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से हो जाता है। इंसुलिन का स्राव जो है अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका यानी कि बीटा सेल्स के द्वारा होता है। चलिए ये हम पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए इस पर इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सुमेलित कीजिए, इसको मिलाना है। वायु द्वारा क्या होता है, पानी द्वारा, संपर्क द्वारा, घाव द्वारा क्या होता है, ये बताना है हमें, ठीक है। देखिए वायु से हो जाता है टीबी, पानी से हो जाता है कॉलेरा यानी कि हैजा, गंदा पानी अगर संदूषित पानी पीते हैं तब। संपर्क से आपका होता है सिफिलिस और घाव द्वारा होता है टिटनेस, ओके। अब ये सुमेलित कीजिए। प्लेग हो गया, फाइलेरिया पढ़ना है, बेरीबेरी पढ़ना है, टाइफॉइड पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, तो प्लेग जो है आपका पिस्सू के काटने से फैलता है, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा था। फाइलेरिया जो है मच्छरों से फैलता है। बेरीबेरी विटामिन बी की कमी से हो जाता है। टाइफाइड की अगर बात करें तो आंतों को प्रभावित करता है टाइफाइड। चलिए, निम्न में ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। अभी हमने ब्रॉड और नैरो स्पेक्ट्रम की बात की थी, तो इसमें लिखा है क्लोरिमफेनिकॉल, ओके, खतरनाक हो गया, राजस्थान से रिलेटेड है, राजस्थान के पेपर में आया था। चलिए यहाँ पे लिखा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसी औषधि का समूह है जो जीवाणु जनित विभिन्न प्रकार के रोगों के प्रति प्रभावी होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के विपरीत ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी होती है। फिर इसमें लिखा है क्लोरेमफेनिकॉल, जिसे क्लोरोनाइट्रोमाइसिन के नाम से भी जाना जाता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, ओके। इसमें लिखा है क्विनीन, सल्फागुआनिडीन, क्लोरेमफेनिकॉल और एस्प्रिन। तो इसमें आंसर है जो हमने पढ़ा ना, बी और सी दोनों है, तो आंसर ही हो गया एक से अधिक, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है क्लोरेमफेनिकॉल एक प्रतिजैवी यानी कि एंटीबायोटिक औषधि है। इसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। दूसरा देखिए हमने जो ये हो गया आपका जो पॉइंट सी था। अब बी में क्या लिखा था, सल्फागुआनिडीन, ये क्या है, एक सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है, ठीक है। जीवाणु रोधी एजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब ये कार्य करता है। इसमें लिखा है दंत क्षय का प्रमुख कारण मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंत व्यवहार है, ठीक है। मतलब अंत व्यवहार किसके बीच में हो रहा है, जीवाणु और जो कार्बोहाइड्रेट हो जाते हैं ना दांतों के बीच में, इनके बीच में चल रहा है, कहानी चल रही है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, दंत क्षय। चलो पढ़ते हैं जरा। दंत क्षय यानी कि टूथ डिके, ठीक है, का मुख्य कारण क्या है, सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणु कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों जो कि दांतों के मध्य फंस जाते हैं ना, के मध्य
अंतर्व्यवहार अंतर्व्यवहार होते हैं और दांतों की नियमित खूब अच्छी तरह सफाई आवश्यक है। रात को ब्रश करके सोएंगे तो आपका दांत ठीक रहेगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है गाइस, दिन में तो करिए, रात को जरूर ब्रश करके सोइए, एंड में कुछ भी खाने के बाद। ठीक है, आपकी अगर दांतों में प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम होना बंद हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बता रही हूँ। इसमें लिखा है दंत क्षय का कारण है, तो देखो क्या है आपका बैक्टीरियल संक्रमण, यानी जीवाणुजन्य रोग है ये भी। चलिए, इसमें बैक्टीरिया के थ्रू होता है, मतलब दंत क्षय दंत क्षरण या दंत क्षय एक ऐसी बीमारी है जिसमें जीवाणुविक प्रक्रिया दांतों के सख्त संरचना दंत वल्क, दंत उत्तक, दंत मूल को क्षतिग्रस्त कर देती है। ये उत्तक क्रमशः टूटने लगते हैं जिससे दांतों में छिद्र उत्पन्न हो जाता है। दंत क्षय के लिए उत्तरदायी जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटॉन्स और लैक्टोबैसिलस जीवाणु हैं। अच्छा, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है, सिवाय तो जो हैंडपंप चला रहे हैं, पानी छिछला पानी आ रहा है और वो आप पी ले रहे हैं, तो इससे हैज़ा हो सकता है, क्योंकि हमने कहा गंदे पानी से होता है। टाइफॉइड हो सकता है आपको, कामला यानी कि जॉन्डिस भी हो सकता है। अब क्या नहीं हो सकता, वो है आपका फ्लोरोसिस नहीं हो सकता, बाकी सब हो रहे हैं। चलो, यही आंसर है आपका। हैज़ा, टाइफॉइड, कामला या फिर हम बोलते हैं पीलिया रोग छिछले हैंडपंप से पानी अर्थात दूषित जल पीने पर होने वाली बीमारी है। जबकि अगर हम बात करें फ्लूओरोसिस होने का मुख्य कारण जल में फ्लोराइड की अधिकता है। देश की लगभग 5% जनसंख्या फ्लोराइड विषाक्तता की चपेट में है, जिससे दांत खराब हो जाते हैं। फिर इसमें लिखा है आधुनिक अनुसंधान के परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि फ्लोराइड का अधिक अनुग्रहण कैंसरकारी भी हो सकता है, मतलब कैंसर हो सकता है इससे। लिखा है निम्नलिखित रोग में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, तो इसमें लिखा है हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। अच्छा, टाइफॉइड हो सकता है गंदा पानी से, पीलिया हो सकता है गंदे पानी से, हैज़ा भी हो सकता है। रिपीट हो गया क्वेश्चन। अब लिखा है निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है। ओके, तो वेरी सिंपल, यहाँ पे हैजा है। ठीक है, हैजा एक संक्रामक आंत शोध, मतलब आंतों में होता है। ठीक है, जो कि विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। मनुष्य में इसका संचरण एक जीवाणु द्वारा दूषित भोजन और पानी को ग्रहण करने के माध्यम से होता है। टाइफॉइड और कॉलरा की अगर हम बात करें तो ये उदाहरण है जलजन्य रोग, यानी कि दूषित पानी पीने का। अच्छा, टाइफॉइड या फिर कॉलरा जलजन्य रोग के उदाहरण है। टाइफॉइड रोग का कारण जो है आपका सैल्मोनेला टाइफी, कॉलेरा का कारण है विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु है। पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। साफ सुथरा पानी पीजिए बस। अब लिखा BCG का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है, तो BCG आप लगाते हैं, BCG लगाते हैं आप TB, ट्यूबरक्लोसिस। तो BCG यानी कि बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन, BCG का टीका तपेदिक बोलते हैं या फिर यक्षमा बोलते हैं। टीबी के बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। आपने सुना भी होगा BCG का टीका। अच्छा, ये टीका जो है यदि जन्म के तुरंत बाद ना लगाया जाए तो शिशु के जन्म से 12 महीने के अंदर तक दिया जा सकता है, मतलब 1 साल के अंदर आप दे सकते हैं। किंतु जन्म के बाद जितनी अवधि व्यतीत होती जाएगी, मतलब जितना आप लेट करते जाएंगे, प्रभाविता उतनी कम होती जाएगी। जन्म के 12 महीने के बाद जो है BCG का टिकट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, इससे कुछ नहीं होगा। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, तो भैया अभी हमने पढ़ा था TB के लिए। ठीक है, अब लिखा है BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगा देना चाहिए, 12 महीने के पहले। चलिए, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है जीवाणु द्वारा। ओके, तो कुष्ठ रोग जो है संक्रामक रोग है एक। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। क्या होता है, कुष्ठ रोग। अच्छा, निम्न सभी बीमारियों के कारण वायरस होते हैं सिवाय एक, मतलब ऐसा कौन सा है जिसका कारण वायरस ना है, तो ये हो गया आंत ज्वर, इसका कारण वायरस नहीं है। पीलिया वायरस, फिर है गलसुआ वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। ठीक है, गलसुआ या हम बोलते हैं कंठमाला रोग। विकट क्या है, विषाणु जनित बीमारी है जो पैरोटिड ग्रंथि के कष्टदायक रूप से बड़ा कर देता है,
मतलब पैरोटिड ग्रंथि है ना वो बड़ी हो जाती है। पीलिया इन्फ्लुएंजा भी क्या है आपका वायरस से होता है। इसमें लिखा है आंत ज्वर, दिस वन सैल्मोनेला टाइफी नामक क्या होता है, ये आपका बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है। ये वायरस से होता है, वायरस से होता है, वायरस से होता है। इतनी सी कहानी है। तो गाइस कहानी हो गई ख़त्म, ये चैप्टर हो गया ख़त्म। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा LIKE लाइक, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड बाकी सब्जेक्ट की भी घटना चक्र की जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी, यानी कि पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको सब मिल जाएंगी। तो गाइस अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है मेरी वीडियो में तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सुबह भी ब्रश करके सोइए, रात में भी ब्रश करिए, आपके दांत ठीक रहेंगे। मतलब अगर आपको पेन है तो नहीं होगा।